क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, है ना। अब देखो, अधिकार मतलब हमने पढ़ा पहले क्या, मूल अधिकार, और अब पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। अब इन शब्दों पे ध्यान दो, एक तो है अधिकार, एक तो है कर्तव्य। अधिकार वो थे, अभी तक जो आपने अधिकार पढ़े ना 12 से 35 तक आर्टिकल, अधिकार वो थे जो आप सरकार से डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे, सरकार से चाह रहे थे, समाज से चाह रहे थे, है ना। जैसे समानता बरते, किसी के साथ भेदभाव न करे, किसी के साथ कोई शोषण न हो, आपको फ्रीडम मिले, ठीक है, आपको जीवन जीने का अधिकार मिले। ये सब कौन प्रोवाइड करा रहा था, किससे आप मांग रहे थे? सरकार से, समाज से। लेकिन कर्तव्य यो है जो सरकार और समाज आपसे मांगती है कि आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जो आपसे डिमांड की जा रही है, यानी आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप ऐसा करोगे, वो क्या कहलाएंगे? कर्तव्य। और ये जान लो कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आपको अधिकार मिल जाए और आप अपनी ड्यूटी पूरा ना करो, क्योंकि किसी का अधिकार किसी का कर्तव्य होता है। जैसे इस क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ना आपका क्या है? अधिकार है, पढ़ना, ठीक है, लेकिन शांति व्यवस्था बनाना आपका कर्तव्य है, ठीक है। अगर आप शांति व्यवस्था नहीं बनाओगे तो आपकी वजह से दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो बहुत चिल्ला रहा है, उसको कह रहा है कि नहीं, हमको आजादी, हम चिल्लाएंगे, है ना। तो उसके चिल्लाने के वजह से बाकी लोगों के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं ना, बाकी लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो अधिकार और कर्तव्य हमेशा एक साथ चलते हैं, समझो एक ही सिक्के के दो पहलू, ठीक है। आपको आजादी वहीं तक है जहां तक कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, ठीक है। जैसे आप कहो कि मुझे कुछ भी आजादी करने की, कुछ भी बोलने की, तो मैं ऐसा बोलूंगा जिससे दूसरे लोग को बहुत सारा चीजें फर्क पड़ जाएगा, दूसरे लोग दुखी हो जाएंगे, तो ऐसी आजादी नहीं है आपको। जैसे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच है, बोलने की आजादी है, तो आप कहोगे मैं किसी को गरिया दूंगा, मुझे आजादी है, नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। कहीं भी आने जाने की आजादी है तो बोल दो मैं किसी के घर में घुस जाऊंगा, बोलो आजादी है, नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है। तो आपकी आजादी वहीं तक है जहां दूसरों की आजादी, दूसरों के अधिकार प्रभावित ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि जो ये ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये शुरुआत में नहीं था। ये जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1950 में। तब मूल अधिकार तो थे लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। ये कब जुड़ा? बहुत बाद में जुड़ा है ये, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में इसको 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976। किसकी सरकार थी, कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और उस टाइम पे देश में क्या चल रहा था? आपातकाल, ठीक है। बात समझ आ रही है? उस दौरान लोगों से अपेक्षा की गई, पहले शुरुआत में यह था कि लोग खुद से ही अपनी कर्तव्य निभाएंगे, समझ रहे हो। मतलब संविधान निर्माताओं ने यह उम्मीद किया था कि लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे ही। जैसे उन्होंने मान के रखा था कि लोग संवैधानिक आदर्शों का पालन करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, स्मारक जो है हमारे ऐतिहासिक उनकी रक्षा करेंगे, जल प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, नदियों को तालाबों को गंदा नहीं करेंगे। ये सब मान के चला था कि आप लोग करोगे ही। लेकिन आप तो आप हो, लोगों ने उन चीजों को उतनी जिम्मेदारी से किया नहीं। तो बाद में कहा कि नहीं, ये तो अब कानून बना के लिखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये एक तरह से ऑब्लिगेशन, या ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपको दंड मिल जाएगा, इसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको ऐसा बना दिया जाए ना कि अगर कोई मूल कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसको दंडित किया जाए। जैसे वोट करना आपका मूल कर्तव्य है, ठीक है, वो मूल अधिकार नहीं आपका, आप करो ना करो आपके ऊपर है।
ट्रैफिक रूल्स का पालन करना आपका मूल कर्तव्य है। वृक्षारोपण करना, वनों को बचाना, पानी को बचाना। कहीं आप रास्ते से जा रहे हो, कहीं कोई टैप खुला हुआ है, पंप, तो आप पानी बहने देते हो, लेकिन ये आपका मूल कर्तव्य है कि आप पानी को रोको, उसको बंद कर दो। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिविक सेंस, जो इंडिया में मिसिंग है। आप गंदगी फैला देते हो हर जगह। ये आपका मूल कर्तव्य है कि आप अपने परिसर को साफ स्वच्छ रखोगे, गंदगी नहीं फैलाओगे, लेकिन आप क्या करते हो? हर जगह लोगों ने गंदगी फैला के रखी है। सिविक सेंस, आप जहां ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप ही लोग होंगे या आप ऐसे लोगों को देखते होंगे कि उन्होंने कुछ भी खाया और वहीं फेंक दिया, ट्रेन में, बस में, है ना। तुमको लगता है कि ये मेरा थोड़ी ना है, लेकिन ये तुम्हारा ही है, ये पूरा सिस्टम, पूरा देश तुम्हारा है, लेकिन तुम लोग गंदगी फैला रहे हो सब जगह। तो इसीलिए इसको मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया सारी चीजें, और ये उम्मीद की गई कि अगर आप अधिकार की डिमांड करोगे तो आप कर्तव्यों को पूरा करोगे। ठीक है, तो जैसे घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपका कर्तव्य भी है कि आप सही से पढ़ाई करो। ये नहीं कि आके मटरगश्ती कर रहे हो, इधर टाइम पास कर रहे हो बस। तो कर्तव्यों और अधिकारों को दोनों को पूरा करोगे तभी आपका जीवन सही से चलेगा। अब एक भी मिसिंग होगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य, अभी आप पहले 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जुड़ा, 11 मूल कर्तव्य सरकार ने संविधान में लिखा। ठीक है, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजना माँ बाप का कर्तव्य है। माँ बाप का भी कर्तव्य है कि बच्चों को स्कूल भेजना, पढ़ना आपका मूल अधिकार है, अब माँ बाप का कर्तव्य है कि वो स्कूल भेजें। दोनों चीजें लिंक की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब जुड़ा? 1976 में। और कहां से लिया गया है? रूस से। रूस के संविधान से इसको भारतीय संविधान में प्रभावित होकर लिया गया। ठीक है, रूस आप जानते हो एक साम्यवादी देश है। साम्यवाद समझते हो? पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, ये 3 विचारधाराएं हैं। मैंने आपको पहले बताया भी है। किसी को क्लियरिटी है इसमें? किसी को क्लियरिटी है कि क्या होता है? आगे पढ़ोगे आप विचारधारा तो उसमें डिटेल में पढ़ोगे। साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जो मानती है कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी बनाएंगे हम। सेल्फ रूल, एक तरह से हर व्यक्ति का खुद पे अपना शासन होगा, कोई सरकार शासन नहीं करेगी। और वहां पे एक पार्टी होती है जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वही रूल करती है, बस सिंगल पार्टी। हमारे यहाँ कैसे है आप जानते हो, क्योंकि वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वी आर नॉट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रीज में सिर्फ एक पार्टी होती है। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट देशों में। ठीक है, तो रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब कैसे देश हैं? कम्युनिस्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ गरीबी खत्म कर देंगे, भेदभाव खत्म कर देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई क्लास वेरिएशन नहीं, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं रखेंगे। ठीक है, तो वहां से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्यों को। मूल अधिकारों को हमने कहां से लिया था? बताइए जरा। मूल अधिकारों का प्रोविजन हमने कहां से लिया है? किस देश से? अमेरिका से। वेरी गुड। और मूल कर्तव्यों को कहां से लिया? रूस। ठीक है, तो आप लिख लो मूल कर्तव्य में, लिखो नंबर 1। 11 मूल कर्तव्य है, 11 आपको पता तो होना चाहिए। लिखो नंबर 1, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों संस्थाओं, संविधान का पालन करना। करते हो कि नहीं करते हो आप? संविधान का पालन करना। ठीक है, फिर है उसके आदर्शों संस्थाओं, आदर्शों जो आइडियल्स हैं, आदर्शों संस्थाओं। ठीक है, आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। करते हो आप लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे सिटीजन हो। राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, सम्मान करना, वही बात है। ठीक है, आप राष्ट्रगान होता है आपके कॉलेज में डेली? हैं? याद है सबको?
कितने सेकंड में होता है? अरे वेरी गुड। किसने लिखा था? ठीक। और राष्ट्रगीत याद है किसी को? वंदे मातरम याद है? ठीक ठीक। दूसरा लिखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ये तो पहला हो गया। दूसरा लिखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। आदर्शों को हृदय में मतलब याद रखना आप, है ना, संजोए रखना मतलब ये चीज आपको याद हो कि आप आजादी बहुत मुश्किल से मिली है, ठीक है, इसको बचा के रखना है, संजोए रखना, याद रखना, बचा के रखना। तो आप लोगों को याद, आपने तो पढ़ा भी पूरा ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा, आपको एहसास होना चाहिए कि कितनी यातनाओं के बाद, कितनी समस्याओं के बाद देश को आजादी मिली है। तो ये देश दोबारा से किसी का गुलाम ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप जैसे लोगों ने 18, 20 साल की उम्र में लोगों ने फांसी पे चढ़ी, गोलियां खाई। भगत सिंह की कितनी उम्र थी जब उनको फांसी दी जा रही थी? 23 साल, ठीक है, मतलब वो अपना काम धाम 19-20 साल से शुरू कर चुके थे, लड़ रहे थे। और आप आज के टाइम पे देखो आपकी क्या क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। देश को जो बुरी इविल्स है, आज भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, ऐसा नहीं सारी चुनौतियां खत्म हो गई, उन चुनौतियों से पार पाइए, ठीक है, नशे से दूर रहिए, बुरी आदतें, बुरी संगतें, बुरे काम, अपराध और नशा, इनसे बच के रहना है, ठीक है, ये सारी चीज। तीसरा लिखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें। आज भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुत सारे विदेशी देश ये चाहते हैं कि भारत आपस में ही लड़के टूट जाए, समझ रहे हो, जैसे वो लड़ाते भी हैं कि हमारे यहां गृह युद्ध कराना चाहते हैं। वो गृह युद्ध समझते हो कि भारत में रहने वाले लोग ही आपस में लड़ने लगे, जैसे धार्मिक आधार पे हिंदू मुसलमान से लड़ने लगे, जातिगत आधार पे ब्राह्मण बोले कि नहीं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, फिर उधर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इतनी बहुत सारी जातियां हैं, वो सब आपस में लड़ जाएं और एक दूसरे को मार काट के खत्म कर दें। ये चाहते हैं कौन? हमारे दुश्मन कंट्रीज। और भारत के में खतरा भी है, आप देखते हो कि आए दिन ये खतरा बना रहता है कि धार्मिक सांप्रदायिक एक तरह से दंगे हो जाते हैं, जातिगत दंगे हो जाते हैं, लड़ाइयां चलती रहती हैं, एक गांव की दूसरे गांव से, एक लोगों के दूसरे लोगों से, एक समुदाय के दूसरे समुदाय से चलती रहती हैं। तो यही चुनौती है, इससे आपको पार पाना है। आप काम करिए सामाजिक एकता के लिए, धार्मिक एकता के लिए, कि सब लोगों को बच के रहना है, ठीक है। तो संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नेक्स्ट लिखिए, यानी अक्षुण बनाए रख, ठीक है, रक्षा करें। नेक्स्ट लिखिए, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर, आह्वान मतलब जरूरत पड़ने पर, किए जाने पर देश सेवा करें। अब आपको क्या लगता है, रक्षा करने के लिए आपको बंदूक उठाने की जरूरत है? रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि सबको बंदूक लेके सीमा पे जाना है। जो जहां है वही काम अपना ईमानदारी से करते रहो, यही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जैसे तुम राष्ट्र की रक्षा कैसे कर पाओगे? अगर तुम ईमानदारी से पढ़ो लिखो और देश समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो, यही तुम्हारी सेवा है, ठीक है। अपने अगल बगल के पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाओ, नफरत, हेट ना फैलाओ, एक दूसरे से घृणा ना करो, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। आजकल सबसे बड़ा खतरा यही है कि दूसरे जातियों, धर्मों और व्यक्तियों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन,
फेक इंफॉर्मेशन फैला देना, उससे क्या होता है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। तो ये चीजें ना होने पाए, यही असली राष्ट्र सेवा है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी भी हैं समाज में जो युवाओं को, बच्चों को जोड़ती रहती हैं। जैसे एक संस्था है, आपने अभी यहां पे आ जाएगी अगले साल से, एनएसएस, नेशनल सोशल सर्विस। इसके ज्यादातर कॉलेज में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं मेंबर होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा संगठन है और इसका पूरा सर्टिफिकेट मिलता है और बच्चे काम करते रहते हैं। जैसे मैं जब पढ़ता था अपने यूनिवर्सिटी में, तो मैं इसमें का मेंबर था। तो हम लोग जाते रहते थे अलग अलग जगहों पे। ठीक है, जैसे इलाहाबाद में हम लोग कईयों बार घाट की सफाई करने जाते थे, तो पूरा ग्रुप, पूरा बच्चा जाते थे, कम से कम 100 बच्चे पहुंच गए। अब 100 बच्चों के लिए सफाई करना है घाट की, तो आसान हो गया। वहां बहुत सारे गंगा घाट, यमुना घाट, संगम की सफाई हो गई। बहुत सारे ऐसी झुग्गी बस्तियां होती हैं, आप जानते हो, जहां पे ऐसे बहुत सारे गरीब लोग रह रहे होते हैं। वहां एक ग्रुप हम लोग जाते थे, उनसे पूछने, बात करने, सर्वे करने कि क्या क्या समस्याएं हैं। फिर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो रिलेटेड अधिकारी होता था उसको बुलाते थे। समझ रहे हो, जैसे वो कहते थे कि हमको गल्ला नहीं मिल रहा है, हमको पानी सही में नहीं मिल रहा है, इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, सफाई नहीं हो पा रही है, तो तुरंत उस एरिया के पार्षद को बुलाते थे, उस एरिया के जो भी होते थे नेता, उनको बुलाते थे कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो कहते थे हो जाएगा तुरंत। तो वो सारी चीजें होती थी। तो यही समाज सेवा है, यही देश सेवा है। ठीक है, हर व्यक्ति को बंदूक लेकर सीमा पे लड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो सीमा पे है वो अपना काम कर रहे हैं। आप जहां हो, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि बाहरी दुश्मन तो पहचान में आ जाता है, अच्छा ये दुश्मन है, भीतरी दुश्मन नहीं पहचान में आता। ठीक है, तो ये जो बुराइयां हैं, सोशल इविल्स हैं, यही दुश्मन है। तो लिख लिया आपने, क्या, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा करें, है ना। जैसे आप लोगों को एक दिन ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि पूरे कैंपस में जितने भी प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दें। यही आपकी सेवा है। हफ्ते में एक दिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हमारे यहाँ एनएसएस के तहत था, तो हम लोग ऐसा करते रहते थे, हफ्ते में एक दिन कैंपस नीट एंड क्लीन। अपने कैंपस में आप पेड़ लगाइए। अपने इस 3 साल के कोर्स में कम से कम आप लोगों को हर साल 10-10 पेड़ लगाना चाहिए। 30 पेड़ लगा दो आप। हमारे यहाँ बच्चे पेड़ लगाते थे, उसमें उनका नाम लिखा होता था, पेड़ का नाम लिखा होता था, और पेड़ बड़े बड़े आज भी हैं, यादगार है उनकी। वो जाते हैं तो कहते हैं वाह मेरा पेड़ लगाया, पेड़ है, छूते हैं। तुम क्या याद करोगे इसमें आके कैंपस में, तुमने कुछ किया ही नहीं। समझ रहे हो, तो तुमने इतना जहां 3 साल बिता रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, तो वहां कुछ लौटाना भी चाहिए। समाज जब आपको, देश आपको इतना कुछ दे रहा है, तो आपको भी कुछ देना चाहिए। और आपको देने का मतलब क्या है, बस गंदगी ना फैलाओ, पेड़ पौधा लगा दो, यही देना है, और कुछ आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट लिखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। सभी लोगों में क्या, समरसता, समरसता व समान भ्रातृत्व, भाईचारा, एक तरह से लोग भाईचारा की भावना का विकास करें। ठीक है, मतलब यूनिटी बना के रखें। ये समझ लो, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश की यूनिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, जो देश को लड़ाना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। और ये खतरा बाद देश पे बना भी हुआ है, क्योंकि लोग तुरंत लड़ना भी शुरू कर देते हैं, तुरंत वो भूल जाते हैं। फिर उनके परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी अवधारणा नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि आप इसी क्षेत्र में रहते हो। राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम बढ़ता कब है, जब अपना एरिया निकल के आप बाहर जाते हो। जैसे आप मान लो अपने गांव से निकल के आप किसी बड़े शहर में गए, और आपके शहर में आपको कोई गांव का मिल गया, भले वो आपकी जाति का ना हो, आपके धर्म का ना हो, दूसरे का हो, आपके गांव का हो सिर्फ, तो आपसे फिर भी ये लगाव हो जाएगा। आप उससे बड़े प्यार से मिलोगे, अरे तो मेरे गांव का है, अरे मेरे क्षेत्र का। आप फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाओ, कोई यूपी का है, मान लो चला गया महाराष्ट्र में, अब वही वहां कोई दूसरा यूपी वाला मिल जाएगा, तो कहेगा अरे मेरे यूपी वाले भाई, यूपी वाले मेरे राज्य से है, तो आपका एक बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। ऐसे ही जब आप देश से बाहर चले जाओ दूसरे देश में, तो वहां कोई भारत का भी मिल जाए, अगर किसी भी राज्य का हो, बस वो इंडियंस हो,
आपका प्यार उमड़ पड़ेगा, करे इंडियंस इंडियंस, वी आर द इंडियंस। लेकिन जब तक आप एक गांव में हो, घर में हो, तो एक दूसरे से लड़ रहे हो लगातार, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लिख लिया आपने? क्या लिखा? नेक्स्ट, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, जैसे हमारी जो अपनी चीजें हैं ना, हमारा अपना रहन सहन खान पान कल्चर है कि नहीं है, उसका आप सम्मान करें, उसको आप बुरी तरीके से ना देखें। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में जो दूसरी चीजें हैं, वेस्टर्न चीजें हैं, वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। अपनी चीजों को हम बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। जैसे कोई अगर धोती कुर्ता पाजामा पहन के आ जाए तो आपको लगेगा क्या पहन के आ गए, है ना, कहेंगे कहाँ जाहिल, कहाँ से आ गए। लेकिन अगर कोई सूट बूट में आ जाए, आपको लगेगा वाह जेंटलमैन आ गए, है ना। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी अवधारणाएं फिट कर दी है, सूट बूट वाला ही आदमी जेंटलमैन होता है, धोती कुर्ता वाला जो कोई टीका लगाया हुआ है, कोई माला पहना हुआ है, तो वो सही नहीं है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कोई पिज्जा बर्गर खा रहा है तो आपको लगेगा वाह बड़ा कूल आदमी है, तो और कोई अगर कढ़ी चावल खा रहा है, दाल भात कढ़ी खा रहा है, तो आपको लगेगा देहाती आदमी है। तो वही ठीक है आपके लिए, समझ रहे हो, उसको अपनी चीजों का सम्मान करना है, आपके लिए वही बेस्ट है जो यहाँ पे है। तो लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा डाल दिया गया कि नहीं नहीं हमारी चीजें अच्छी नहीं है, दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट लिखिए, पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यस, पर्यावरण की रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। वह उसका संवर्धन बढ़ावा। आज ना सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज की है। अगर आप लोगों की जनरेशन, आपके पिता जो हैं पेरेंट्स, उनकी जनरेशन इस बात पे ध्यान नहीं दी तो आप लोग झुलस झुलस के जीवन जियोगे। क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है, आप देखते हो गर्मी कितनी पड़ती है, हर साल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आगे चल के अगर टेम्परेचर और ज्यादा हो गया तो खेती नहीं होगी, पानी नहीं रहेगा, तो फिर आपके पास ना खाने का रहेगा ना पानी पीने का रहेगा, और जो है वो पॉल्यूटेड है। पानी इंडिया में नदियां बहुत हैं, लेकिन सब में आपने कचरा डाल दिया है पूरे नदियों में। नदियों का पानी पीने लायक होना चाहिए, लेकिन वो नहाने लायक भी नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है। आपने सबको पोल्यूटेड कर दिया है, और बड़े आराम से आप पोल्यूटेड करते होगे, बड़े मौज में, आपको एक तनिक भी दर्द नहीं होगा तो होगा कि इसमें गंदगी फैलाने से नुकसान होगा अपना। होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसी भावना का विकास हुआ आपके अंदर कि जब आप ऐसा कुछ काम करो तो आपको लगे कि इससे नुकसान तो हमारा ही है, गंदगी फैला रहे हैं। तो पेड़ कहीं काट रहे हो आप, खुलेआम पेड़ काट देते हैं लोग, ऐसे हरे भरे पेड़ होते हैं, लोग पेड़ काट देते हैं, उनको दर्द नहीं होता कि ये पेड़ दिन रात ऑक्सीजन दे रहा है आपको, इसी की वजह से आप जिंदा हो, और आपकी फैलाई हुई जो गंदी गैसें हैं उनको सोख रहा है। सोचो, भगवान कोई है तो पेड़ पौधे, नेचर, प्रकृति है। भगवान मतलब क्या? जो आपके हित में काम करे। तो आपके हित में कौन काम करता है? नेचर, पेड़ पौधे, कि आपके द्वारा छोड़ी हुई गंदी गैसों को ले लेते हैं, आप जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उसको सोख लेते हैं और आपको अच्छी हवा देते हैं, अच्छा स्वच्छ एनवायरनमेंट देते हैं। इसीलिए भारत में आपने प्रकृति पूजा का कॉन्सेप्ट रहा है। भारत की सभ्यता जो है आप देखोगे बड़ी महान है, बहुत ही साइंटिफिक है। हमारे देश में पेड़ों को पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं? कि पीपल के पेड़ को लोग जाते हैं, एक लोटा डेली पानी चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करें न करें, पानी चढ़ाएं और बचाएं उसको, लेकिन मूर्खों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो जब लोग ऋषि मुनि होते थे तो ये कह देते थे कि इसको काटना मत, इसमें भगवान है। तो अगर ऐसा कह देंगे ना भगवान है इसमें, तो फिर वो नहीं पूजा करने लगेगा, बचाने लगेगा, इसीलिए कहते थे। लेकिन अब आपको आज आप इतने समझदार हो गए हो कि अगर ये बात बताई जाए कि नीम का पौधा, तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा या कोई भी पौधा नहीं काटना चाहिए, तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए।
अब आप इतने गधे नहीं हो कि हर चीज के लिए उसमें कहना पड़ेगा भगवान है, भगवान है, भगवान है ना। जैसे आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा हर घर में लगा होता है, देखा है? हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में तुलसी का पौधा हर घर में, आंगन में लगाने की परंपरा है। क्यों है? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है, आप कहोगे वो तो तुलसी देवी हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तुलसी एक ऐसा पौधा है, एंटी माइक्रोफंगल माइक्रोबैक्टीरियल एलिमेंट्री है उसमें प्रॉपर्टीज, वो पूरे एरिया की हवा को साफ कर देता है। नीम एक ऐसा पौधा है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे हैं, इसलिए आपके घर के अगल बगल ये सारे पौधे लगे होते हैं। पीपल ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मतलब उनके बॉडी में ऑक्सीजन ही रही। अब उनके अगल बगल पीपल के पेड़ होंगे 4-5, तो कभी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, हर वक्त पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो इसलिए हमारी सभ्यता में हर देखो, पशु पक्षियों को भी पूजा जाता है, पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, नदियों को भी पूजा होती है, पहाड़ों की भी पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं जिनको पूजा जाता है। सूर्य की पूजा होती है, चंद्रमा की पूजा होती है, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये हर चीज को देवता क्यों बना दिया गया? क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए, इस वजह से। क्योंकि आम आदमी को समझाना ऐसे नहीं समझा पाओगे ना कि तुम्हारे लिए जरूरी है, उसको कह दो ऐसा जो बात वो मानता है। क्योंकि भारत का आदमी जानने से ज्यादा मानने में भरोसा करता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि अब आप लोग ऐसे हो गए कि आपको जानना भी जरूरी है, और आप जानने में की जिज्ञासा रखो, ना कि मानने की, ठीक है। और पहले ऐसा तो था नहीं, शिक्षा व्यवस्था थी नहीं, इतनी समझदारी थी नहीं, तो जो कुछ समझदार लोग थे, ऋषि मुनि, वो कैसे मनवाए अपनी बात? तो यही कहते थे भगवान है, इनको मानो, सब मानने लगते थे, उसकी संरक्षण, उसकी जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता था, ठीक है। तो आज आपको मूल उद्देश्य समझना है कि पेड़ पौधे, जंगल की पूजा होती है। बहुत सारे आदिवासी ट्राइब्स हैं, आप देखोगे जंगलों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। ये अभी छठ का त्योहार गया ना, सूर्य की ही सबसे ज्यादा पूजा होती है ना। चंद्रमा की पूजा होती है, अभी आपने देखा होगा ईद का चांद, ईद में लोग चांद देखते हैं, और अभी जो करवा चौथ आता है ना। तो सबको जोड़ दिया गया है आपके ह्यूमन लाइफ से, हर चीज। लोग गाय की पूजा करते हैं, अपने अपने जानवरों की पूजा करते हैं। तो क्योंकि ह्यूमंस बीइंग अकेले नहीं रह सकता, इसी को बोलते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि सबके साथ सब रहेंगे तभी आप रह पाओगे। अगर एक भी चीज मिसिंग हो गई तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, ये जान लो। अगर मान लो धरती से जंगल गायब हो जाए पूरी तरह से, तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। नदियां गायब हो जाएं, आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। सूरज गायब हो जाए, सूर्य देवता अगर गायब हो जाए, नहीं रह पाओगे, क्योंकि उन्हीं तो सब कुछ है, समझ रहे हो। सूरज की पूजा क्यों होती है? आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी पर जीवन है तो सूरज की वजह से। हाँ बोलो। पेड़ पौधे, हवा पानी, ये जो खेती हो रही है, खेती क्यों हो रही है? सूरज की वजह से। अगर सनलाइट ना पड़े तो खेती नहीं होगी। और यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी बहुत जरूरी हैं, केचुआ बहुत जरूरी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति, हर जीव जरूरी है जो इस धरती पे है, ऐसा ही बनाया गया है। सांप भी जरूरी है, हर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना, फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, है ना। हिरण भी जरूरी है, शेर भी जरूरी है, दोनों जरूरी, इस बैलेंस, नेचर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन मनुष्यों ने इसका बैलेंस बिगाड़ दिया है कि सबकी जनसंख्या तो कम कर दी, अपनी बढ़ा दी, बहुत ज्यादा कर दी, और जंगल काट दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, सब जगह इंक्रोचमेंट कर लिया, नदियों पे घर बना लिया। नदी बहेगी कहां? इसलिए नदी अब शहर में बहने लगती है, फिर बाढ़ आ जाती है, फिर कहते हैं बाढ़ आ गई। बाढ़ नहीं आई है, तुम गए हो बाढ़ में, नदी के घर में, नदी के क्षेत्र में। आज जितने बड़े बड़े शहर है ना, सब देखोगे शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, और उन्होंने सारी नदियों को एक तरह से कब्जा कर लिया लोगों ने, नदी बची नहीं। पहले हर एरिया में तालाब होते थे, आज तालाब बचे ही नहीं है, तालाबों को लोगों ने खेत बना लिया। चैलेंजेस है ना, इतनी बड़ी आबादी है, खिलाओगे क्या?
खेती करने के लिए जमीन कम होती जा रही है। एक समय आएगा आज से 10-20 साल बाद खेती करने के लिए जमीनें नहीं बचेगी, सब लोग घर बना लेंगे, क्योंकि आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, 2070 तक भारत की आबादी आज 150 करोड़ है, 170 करोड़ होगी। कहां रहेंगे, खेती कहां करोगे, खाओगे क्या? तो ये समझने की बात है, फिर भी जनता मान नहीं रही है। आप अपने अगल बगल देखोगे, एक एक आदमी के 10-10 बच्चे होंगे, और जो जितना बड़ा अनपढ़, जो जितना बड़ा गधा, जितना बड़ा मूर्ख, उतने ज्यादा बच्चे उसके पास है कि नहीं है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना कि क्या कर रहा है, वो नशे में है और ये सब कर दे रहा है। और पूंजीपति वर्ग, तो जो धनी वर्ग है, जिसके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है ना, वो तो चाहेगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसको चाहिए मजदूर, तो मजदूरों की कमी ना होने पाए, सस्ते मजदूर वो भी। तो बच्चे पे बच्चे, वो कहते हैं खूब बच्चे पैदा करो, और आप कर रहे हो, और आपको समझना है कि आपके हित में नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब आपको अंधविश्वास से दूर होना है ना? भूत प्रेत की में बिलीफ नहीं करना है आपको, कि आप कहोगे फलाने वाली गली के कोने पे जो पेड़ है ना, उसमें चुड़ैल रहती है, शाम में वहां से मत जाना, है ना? बहुत सारे जादू टोना पे बिलीव करना, बहुत सारे चमत्कारों पे बिलीव करना, कि बाबा के पास जाऊंगा, बाबा ऐसे कर देंगे, सारी किस्मत बदल जाएगी, जादू हो जाएगा। इन चीजों से दूर होना और इसको दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, तो जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास, इन सब से बचना है, और दूसरों को भी बताना है कि ये सब नहीं होता कुछ। बीमार होना है तो डॉक्टर के पास जाना है, ना कि ओझा के पास, कि चलो झड़वा लेते हैं, आज मेरा हाथ टूट गया है, चलो झाड़ दो भाई, झाड़ने से हाथ जुड़ जाएगा। झाड़ने से हाथ जुड़ेगा तुम्हारा? अरे जाओ प्लास्टर आप पेरिस चढ़वाओ, ठीक है, दवाई वाई लो, विटामिन डी खाओ, तब तो हड्डी मजबूत होगी। तो यही सब हैं। हाँ, ऐसे टोटके नहीं करना है, टोने टोटके, है ना? क्योंकि आज भी ग्रामीणों, गांव में, पिछड़े इलाकों में इसका बड़ी मान्यता है कि तुम बीमार हुए, कोई समस्या आगे, कह दे किसी चुड़ैल का साया आ गया है ना, चलो जाके इसका झाड़ फूंक करवा दो। कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पे है। और महिलाओं के साथ मैंने देखा अक्सर होता है, कहते हैं कि इसको भूत चढ़ गए हैं, और वो जाएगी ओझा के पास, फिर ओझा ऐसे पकड़ेंगे और पिटाई। अरे हमारे यहाँ समाज में एक कल्चर है डायन का, समझ रहे हो? बहुत सारी राज्य सरकारों को कानून बनाना पड़ा उसके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किसी महिला को डायन घोषित कर देंगे और फिर उसको पीट पीट के हत्या कर देंगे। कई बार ऐसा हुआ, सरकार ने इस पे कानून बना के प्रतिबंध लगाया है, फिर भी अभी ये बातें, चीजें रुक नहीं रही हैं। आज भी ऐसे बहुत दूर दराज इलाकों में ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहेंगे डायन आ गई है, विच हंटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका मर्डर कर देंगे। तो ये मर्डर के आरोप में वो सब जेल में जाएंगे। सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन लोग मानते नहीं, समझ रहे हो? ऐसे एक टाइम पे तो सती प्रथा तक थी यहाँ पे, और आज भी समस्या है, जैसे बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा, कि महिलाएं घूंघट रखे रखो, तो क्यों घूंघट में रहेगी? वो भी तो इंसान है, बुरके में रहो, पर्दे में रहो, घर से बाहर मत निकल लो। आज भी ऐसी सोशल लेवल्स हैं, सारी बुराइयां खत्म नहीं हो गई हैं। सोचो, आपके पूर्वजों ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने अगर सती प्रथा को विरोध ना किया होता तो आज भी चल रहा होता, क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं होता। तो आज की जो बुराइयां हैं ना, वो आपको विरोध करना पड़ेगा उसका, तब खत्म होंगी। नहीं तो वरना आप कहोगे दिस इज माय पार्ट ऑफ कल्चर, मेरे कल्चर का पार्ट है, मेरी संस्कृति का पार्ट है, चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करना है। जो चीजें लॉजिकल हैं, साइंटिफिक हैं, वही आगे बढ़ेंगी, न कि अंधविश्वास वाली। धर्म के नाम पे बहुत अंधविश्वासता है, और ये जान लो, धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने शोषण महिलाओं का ही किया है, सबने रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर ही लगाई है। पुरुष तो खुलेआम जा रहा है, वो भी अंधविश्वासी है, नो डाउट, वो जा रहा है तो अंधविश्वास के कारण ही जा रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस या शोषण हुआ है तो
महिलाओं का, और महिलाओं की बात समझनी होगी, ठीक है, कि ये मामला डोमिनेंस का है, पावर का है, मनी का है। आगे लिखो नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। करते हो कि नहीं करते हो? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, कि पता चला जिस सरकारी रोडवेज में की बस में बैठे हो उसकी सीट फाड़ रहे हो धीरे धीरे, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसा कि जहां बैठे हैं वो सीट फाड़ देंगे, चाहे ट्रेन में फाड़े चाहे बस में फाड़े, कहीं सरकारी स्कूल कॉलेज में गए हैं वहां की चेयर तोड़ देंगे, पंखा का ऐसे मोड़ देंगे, है ना, लाइट फोड़ देंगे। ये सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसकी रक्षा करनी है आपको, है ना। ऐसे रास्ते से चल रहे हैं, पता चला कोई एक कुत्ता जा रहा है, ढेला उठा के इसको मार देंगे इसको। क्यों भाई? वो क्या ले रखा है आपका? लेकिन आदत है आपकी, गंदी आदत, खराब आदत, है ना। आगे लिखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, मतलब अच्छी अच्छी काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट, इसको एक जरामा हम बोल रहे हैं, अभी आपके 10 हो गए, लास्ट लिखिए। हाँ हाँ ठीक है, उत्कर्षता की ओर बढ़ने का प्रयास करना मतलब अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट है, यदि माता पिता संरक्षक हैं, यदि माता पिता क्या हैं? संरक्षक हैं, तो 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेंगे, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेंगे, मतलब लड़की लड़कियों दोनों को, ठीक है। ये नहीं कि लड़का जाएगा इंग्लिश मीडियम में, लड़की जाएगी आंगनवाड़ी में, है ना, हिंदी मीडियम में। ऐसा होता है, बहुत सारे पेरेंट्स आपने देखा होगा, भेदभाव करते होंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके भाई लोगों ने अच्छी स्कूल में पढ़ाई की और लड़कियां सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं माँ बाप की नजर में कि इसको बुरी स्कूल में डाल दो, इसको अच्छी स्कूल में डाल दो, है ना। तो ये माँ बाप अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग समझा देना, और आप लोग ऐसा मत करना। लेकिन आप लोग भी ऐसा करोगे, जब आप पेरेंट्स बनोगे तो कहोगे मेल चाइल्ड का जो डोमिनेंस है ना, वो जाता नहीं है, सबको बेबी बॉय चाहिए, है ना। चलो आज के लिए इतना बहुत।